पैराग्राफ है, ये क्या कर रहा है, सब में कर देता है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि सब में हो, मैं चाहता हूं जैसे लाइक आप कभी काम करोगे कंपनी में जाके, तो वहां पे क्या होगा कि आपके पास हो सकता है कि अगर आप जैसे लाइक कार्ड यूआई बना रहे हो, जैसे आपने देखा होगा अमेजोन में जाते हो तो आपके पास बहुत सारे बॉक्स आ जाते हैं सिमिलर टाइप के कार्ड के, तो भाई उसमें सेम स्टाइलिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई कुछ बना रहा हूँ, कार्ड टाइप का कुछ बना रहा हूँ, तो उसी में आपका क्या हो, सेम स्टाइलिंग परफॉर्म हो। अरे नेम के साथ मेंशन किया करो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सुमित नेम भी लिखो अपना, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्या है, लेट्स से मुझे दो पैराग्राफ ऐसे थे जिसमें कि आपको सेम स्टाइलिंग परफॉर्म करनी थी, ठीक है। दो पैराग्राफ, जैसे ये दो पैराग्राफ है, इसमें से मुझे इस पे क्या करना है, एक स्टाइलिंग करना है और इस पे एक स्टाइलिंग करना है। तो यहाँ पे आप आईडी आईडी यूज कर सकते हो, बट हो सकता है कि आपके पास ऐसे ही मैं चार इसको बना देता हूं और चार बना दिए, तो मैं इस पे भी आईडी लिखूंगा, इसी में जो आईडी लिख, जैसे मैं आईडी लिखता हूँ पी। मैं अगर मेरे को दूसरे में भी सेम स्टाइलिंग देनी है तो मैं पहले ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन ये बैड अप्रोच होता है, वर्क तो कट जाएगा लेकिन ये बैड अप्रोच कहलाता है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल जगह पे सेम आईडी यूज कर रहे हो, उसकी जगह पे यूज करो क्लास, ठीक है। क्लास से ये फायदा है कि जहां जहां आप जो क्लास उसे यूज करोगे, उससे फायदा ये होगा कि आप कल को उसी से इजीली काम कर सकते हो, वो स्टाइलिंग उसी उसी टैग में आपके पास अप्लाई होगा। क्लास का यूज आप ओनली सीएसएस में नहीं करते, जावास्क्रिप्ट में भी करते हो, तो वहां पे असली मतलब तुम्हें जावास्क्रिप्ट में पता चलेगा क्लास का यूज मल्टीपल क्यों यूज करते हो। आईडी को हम सिंगल एक ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो आईडी क्लास होता है, ये जरूरी नहीं है कि आप सीएसएस तक सीमित रखोगे, इसे आप जाके आगे जाके इसे जावास्क्रिप्ट में भी यूज करोगे, ठीक है। तो अब मेरे पे अगर मल्टीपल जगह है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसकी जगह पे क्लास लिख सकता हूँ। एक चीज और बता दूं, अगर आपने आईडी लिखा हुआ है और सेम क्लास नेम दे रहे हो तो डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, आईडी उसको सीएसएस को ना, आपके उससे फर्क पड़ता है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। दोनों नेम सेम आप दे सकते हो, बट याद रखना एक ही टैग में एक ही आईडी प्रोवाइड करना। मैंने आप यहाँ पे दोनों पे क्लास दे दिया, अब मुझे इन पे सीएसएस स्टाइलिंग करनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, सब में कलर आपका रेड आ रहा है, तो जिसमें मैं अगर पी दूंगा उसका रेड, उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे, अभी तक हमने देखा हैश का यूज करते हैं आईडी के लिए, तो अगर हमें क्लास के लिए यूज करना है तो हम यूज करें डॉट, और जो भी आप दोगे ना, या सिलेक्ट पी दे रखा था मैंने, ठीक है, और इसमें कलर दे दो ग्रीन, ठीक है। अब यहां देखोगे तो फर्स्ट जो पे जहां जहां मैंने दिया था वहां वहां पे आप इसको ग्रीन देख रहे हो, तो ये आपके पास होता है क्लास। क्लास को आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, आईडी को नहीं यूज करते हो मल्टीपल जगह, ठीक है ना, नहीं तो बाद में दिक्कतें आएंगी, अभी नहीं तो बाद में दिक्कतें आएंगी, फिर बाद में इसको आईडी में कन्वर्ट करोगे। कभी कभार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं इनिशियल फेज में चलाने के लिए कि हम कर देते हैं उसे, जब बाद में बड़ा एप्लीकेशन बनता है ना, वो फटने लग जाता है। इसीलिए जब कभी भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उससे पहले उसकी पूरी R&D की जाती है कि हम इस प्रोडक्ट को कहां तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इनिशियली थोड़ा R&D कर लोगे अपने ऊपर कि प्रोडक्ट को मेरे को क्या बनाना है, उसमें पूरा डायग्राम टाइप का बना लोगे, ठीक है, कि मुझे पहले ये रखना है फिर ये रखना है, इसके अंदर ये चीजें रखनी है, तो उस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो मच बेटर बनेगा एज कंपेयर टू इनिशियल फेज वाला, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जब आप बना रहे हो प्रोडक्ट तो पहले आप उसे एक बार पूरा R&D कर लो। अगर आपको कॉलेज में या फिर आपके पास जब कंपनी में भी काम करोगे तो आपको अगर कोई काम दिया होगा तो पहले उसकी R&D कर लेना, नहीं कि डायरेक्ट लग गए काम पे, पहले R&D करना, क्या क्लाइंट मांग रहा है या क्या आपको सीनियर बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट होगा, सारी चीजें पूछना और फिर काम करना, ठीक है। ये एक बेसिकली बेस्ट डेवलपर की निशानी होती है, जो अच्छा डेवलपर होता है, एक्सपीरियंस डेवलपर होता है, वो यही करता है। पहले वो क्या करेगा,
जितना भी कंटेंट होगा, जो भी चाहिए होगा, वो अपने सीनियर से एज अ मेल या जो इनका चैट सिस्टम होता है उसमें मांगेगा, रिटर्न में मांगेगा। वर्बली कभी मत काम करना, चाहे तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो चाहे तुम कंपनी में काम कर रहे हो, वर्बली मत करना, बहुत तगड़ा फंसोगे। ठीक है, चैट में मांगोगे या मेल में मांगोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट ये रहेगा, कल को तुमने काम कर दिया, सामने दिखा सकते हो सर आपने इतना बोला था। ठीक है, वो फायदा ज्यादा रहता है। तो चैट सिस्टम मतलब आपका रिटर्न प्रूव होना चाहिए, रिटर्न में ये फायदा रहता है। इसीलिए जब भी आप काम करो तो रिटर्न में लिखो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप काम कर रहे हो, कुछ भी चीजें बना रहे हो, पहले R&D कर लेना उसके ऊपर। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स हैं इनको पहले ब्रीफली पूरा पढ़ लेना और उसके बाद ही बनाना। आपने आधे अधूरे में अपने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, लाइक आपने आधी CSS पढ़ी और फिर आपने प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिया, बनाओ भाई, बढ़िया बात है, आप कर रहे हो काम, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एक आप आधे से स्टार्ट कर रहे हो, एक पूरे से कर रहे हो स्टार्ट। जो पूरा वाला कर रहा है उससे ज्यादा नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू आपके। तो इसीलिए तो हर एक पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ना। इसके बाद आता है आपके पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं बाय डिफॉल्ट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, ये HTML का डिफॉल्ट बिहेवियर है। अगर आप इसको देखोगे, इंस्पेक्ट करके देखो, क्योंकि इंस्पेक्ट मैंने पहले ही बताया कि 10 बार बोलता हूं भाई, इंस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे UI डेवलपमेंट का या फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। अगर आपको इंस्पेक्ट करना नहीं आता, इंस्पेक्ट में डिबग नहीं करना आता, तो आप डेवलपर नहीं कहलाओगे। तो इंस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्ट से आपको, ये इंस्पेक्ट जो है वो डेवलपर टूल है, ये क्लाइंट के लिए नहीं है। ये जो आप जैसे कोई वेबसाइट खोलते हैं उसके लिए नहीं है, ये डेवलपर्स के लिए है, बेसिकली बनाया गया है। डेवलपर्स इसमें जाके पूरी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बॉडी को देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ मार्जिन पैडिंग मिलेगा, ये बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है HTML का। अगर आप जब कल को अपनी कंपनी में काम करोगे या फिर अपना कोई वेब पेज बनाओगे, तो ऐसा थोड़ना है कि आप राइट साइड और लेफ्ट साइड का स्पेस छोड़ दोगे, आप प्रॉपर लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जितने भी वेबसाइट बनते हैं, जितने भी वेबसाइट बनते हैं और जितने भी CSS लिखे जाते हैं, टॉप में एक कोड लिखा जाता है जो मैं बताता हूं अभी, वो है आपका, एक होता है एस्ट्रिक और ये वाला, ये हमेशा लिखा होता है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जितने में भी आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे, अगर लगा होगा तो जीरो कर देगा, या जो जैसे अभी मार्जिन है, मार्जिन में जीरो कर दूंगा। तो बाय डिफॉल्ट जितने में भी मार्जिन लगा होगा, बाय डिफॉल्ट पहले इस स्क्रिप्ट के नीचे रन करने से पहले टॉप पे जब ऐसी ये होगा स्टार्ट, तो मार्जिन जीरो कर देगा। अब यहाँ जाओगे Ctrl+Z ऑब्जेक्ट करके, तो अब ये कोने में आ गया, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी नहीं है, एक बार नोटिस करोगे यहाँ पे स्पेस भी नहीं आ रहा, पहले स्पेस आ रहा था, वो डिफॉल्ट बिहेवियर था। ठीक है, अब जाके अब यहाँ पे इजीली आप लिख सकते हो मार्जिन क्या होता है, पढ़ेंगे हम आज, 10 पिक्सल। तो ये आपका स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, इसके अंदर अब मार्जिन आ रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज नहीं करोगे, तो HTML बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है उसको अडॉप्ट करेगा। इसका फायदा एक ये भी है, या तो तुम एक काम करो इसको मत यूज करो, या तो एक काम करो फिर बॉडी में जाओ, हर किसी को अलग अलग से मार्जिन को जीरो करो, जहां जहां जो जो लगा होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको बार बार ना लिखने की जरूरत पड़े, आप एक ही कोड से सारा काम हो जाए, उसके लिए आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करो। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है यूनिवर्सल सिलेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि एक नया टॉपिक है ये, अगर किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है पूछना पूछ सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एक लास्ट टॉपिक इसका बताता है CSS ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं ग्रुप सिलेक्टर बताने के लिए, हो सकता है कि आपके पास एक हेडिंग हो, मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा H1,
अच्छा इसमें पहले से अगर ठीक है, आपके पास H1 हेडिंग हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने हेडिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, मेरे को इसको भी ऐड करना था, इसको भी ऐड करना था। एक तरीका है, मैंने इसको पी करा, इसको मैं क्लोज कर देता हूं इस बार, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं क्लास सिलेक्टर, इसे लिख देता हूं मैं आईडी सिलेक्टर टैग सिलेक्टर। इसके बाद इसे लिखते हैं, आपके पास है यूनिवर्सल सिलेक्टर, और एक आपके पास लास्ट होता है ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, चलो अभी मैंने क्या है, इसको भी मुझे हेडिंग करनी है कलर रेड, इसको भी कलर रेड करना है। एक तरीका ये है कि मैं पी को लिखूं और उसके बाद लिखूं H1 और कलर रेड, सेम आउटपुट विदाउट एनी इशू, नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर आपको सेम स्टाइलिंग दोनों दोनों अलग अलग टैग में परफॉर्म करना है तो आप ग्रुप यूज करो, उससे क्या होगा, आपका कोड कम हो जाएगा। यहाँ पे कोड की लाइन कितनी है, 3 और 3 6। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस एक को ही कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे लिखता हूं साथ में, और इसके साथ आप इसकी जगह पे जो आप ये यूज कर रहे हो, मैं यहाँ पे कॉमा लगा के H1 यूज कर सकता हूं। सेम आउटपुट विदाउट एनी इश्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका कोड हो गया हाफ में, 6 से 3 में आ गया। तो इसे कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर। किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है डाउट तो इसको इसको लिख लो। पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखो, फिर टैग यानी टैग सिलेक्टर लिखो, फिर आईडी सिलेक्टर लिखो, क्लास सिलेक्टर लिखो और यूनिवर्सल जो ग्रुप सिलेक्टर लिखो। स्टाइल एट्री उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ऊपर से ऐसे लिख रखा है तो। यूनिवर्सल टैग सिलेक्टर लिख लिया, लिख लिया। आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर लिख लो, और रहो तो ग्रुप को भी लिख लो, थोड़ा कम कर दे। हाँ अब इसे लिख लो। सफाई करनी है क्या, कर लो।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालो, हाउ टू यूज सीएसएस। ठीक है, हम सीएसएस को यूज कैसे कर सकते हैं? हम सीएसएस को यूज करते हैं 3 तरीके से। ठीक है, पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। ये टॉपिक है ना, ठीक है। अगर आप सीएसएस लिख रहे हो तो सीएसएस लिखने के 3 तरीके, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इनलाइन है, मैं पैराग्राफ लिखता हूं लॉर इप्सम, इसमें क्या करूंगा, बस मैं कलर चेंज करूंगा फिलहाल के लिए, बाकी आप जब सीएसएस यूज करोगे तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास, आप मैंने बताया था जब मैं एचटीएमएल पढ़ा रहा था, तो जितने भी आपके पास बॉडी के अंदर टैग्स होते हैं उन सब में स्टाइल एट्रीब्यूट कॉमन होता है। तो इनलाइन यूज करने के लिए, इनलाइन में सीएसएस यूज करने के लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने लिखा कलर और रेड। ठीक है, अब मैं यहां जाके इसको ओपन करके देखता हूं लाइव में, तो आपको कलर रेड मिल रहा है। ठीक है, सेम रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कलर हम चेंज कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं, हम ग्रीन लिख सकते हैं, ब्लू लिख सकते हैं, जो आपको मन करे वो लिख सकते हो। तो ब्लू आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपका था इनलाइन। दूसरा था इंटरनल, लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और मैं इस टाइम पे इसमें क्या डिफरेंसेस है बताएंगे, भी डिटेल में बात करेंगे। मैं इंटरनल, मैं चाहता हूं कि भाई मैं यहां पे यूज ना करूं सीएसएस को, मैं यहां पे सीएसएस को यूज ना करूं, उसके लिए हम यहां यूज करते थे स्टाइल टैग। इसके अंदर जो भी हम स्टाइलिंग लिखते थे वो इजीली यहां पे अप्लाई हो जाता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पी लिखा, अभी मैंने बताया था 5 तरीके हैं करने के, वो 5 अप्लाई कर सकते हो आप। यूनिवर्सल तो अलग है, बाकी 4 है, उसको यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कलर लिखा ग्रीन, लेट्स से पहले वाले को मैं क्लोज कर देता, तो आपको कलर मिल गया ग्रीन, सेम आउटपुट विदाउट एनी इश्यू। ठीक है, इसके बाद एक होता है एक्सटर्नल, मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस बनाई थी, जो काम मैं यहां पे कर रहा हूं वो काम मैं एज इट इज यहां पे भी कर सकता हूं, सेम करता हूं। ठीक है, क्यों यूज करता हूं मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर मुझे एक्सटर्नल यूज करना है, लेट्स से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसके नीचे लिख देता हूं, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। और अगर मैं पे दूसरी कहीं फाइल, किसी लोकेशन पे आपकी फाइल रखी हुई है, या फिर आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे आपने स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल बना रखी है, उसको इंक्लूड करने के लिए आपको यूज करना होता है लिंक टैग। लिंक के अंदर बहुत सारे टैग एट्रीब्यूट्स हैं, आपका काम है ओनली सीएसएस से रिलेटेड। ठीक है, ये जो होगा आपका रिलेटिव पाथ या एब्सोल्यूट पाथ कुछ भी हो सकता है, ये आपके अकॉर्डिंग के अनुसार। ठीक है, अब इसे यहां देखेंगे तो सेम आउटपुट विदाउट एनी इश्यू। मैं इसको क्लोज कर लेता, तो आपको मिल रहा है। तीनों का काम क्या है, तीनों को डिटेल में समझते हैं। जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, इसका काम, लेट्स से मैं जहां पर मेरा मन कर रहा है मैं वहां पे कर दूं, कलरिंग के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। दिक्कत क्या है, रेस्पॉन्सिव की। रेस्पॉन्सिव आप स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू नहीं बना सकते। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सबसे टॉप पे होती है। अगर स्टाइल एट्रीब्यूट में आप कुछ भी लिख दोगे और वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी इन सीएसएस, तो भाई वो अप्लाई कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं। लेट्स से आपको काम दिया गया कि भाई डेस्कटॉप में यूआई नहीं दिख रहा सही से, आपने क्या किया, करा ठीक है कर देंगे।
आपने वहां जाके स्टाइल एट्रीब्यूट में डाल दिया, डेस्कटॉप में काम कर गया, आपने क्लाइंट को दिखा दिया, बोला ठीक है भाई चकाचक बन गया। लेकिन फ्यूचर में जब वो मोबाइल पे जाएगा तो वहां कोड फट जाएगा, क्रैश कर जाएगा। ठीक है, आपने डेस्कटॉप के लिए तो कर लिया, लेकिन मोबाइल के लिए नहीं कर पाओगे स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। इसका ड्रॉबैक ये है। दूसरा केस क्या है, लेट्स से मुझे भाई सेम कोड 10 पी टैग में और अप्लाई करना है, तो आपको हर किसी में स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू सेम स्टाइलिंग वहां पे लिखनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, मेरे को इन दोनों में सेम स्टाइलिंग परफॉर्म करनी थी, तो मेरे को यहां से उठाना पड़ेगा इसको और बारी बारी करके बार बार लिखना पड़ेगा। इससे कोड डुप्लीकेसी होता है। कोड डुप्लीकेसी मतलब आप क्या कर रहे हो, बार बार सेम कोड को बार बार लिख रहे हो। एज अ डेवलपर आपको ड्राई एल्गोरिदम फॉलो करना होता है, डू नॉट रिपीट। ठीक है ना, ड्राई एल्गोरिदम होता है, उसको यूज करते हैं, डू नॉट रिपीट। तो उसमें आपके पास क्या है कि जो भी आप कोड लिख रहे हो उसको रिपीट ना करो, एक बार कोड लिख लिया उसको अप्लाई कर लो, वो मैटर करता है। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के नुकसान पता चल गए, लेकिन इसकी प्रायोरिटी सबसे टॉप पे होती है। पहली बता, क्वेश्चन अगर पूछते हैं स्टाइल आपके पास इनलाइन है, इंटरनल, एक्सटर्नल है, सबकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी प्रायोरिटी होती है, मतलब कौन सा सबसे पहले, अगर मान लिया जाए मैंने इंटरनल भी लिखा हुआ है, एक्सटर्नल भी लिखा हुआ है और इनलाइन भी लिखा हुआ है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा। कलर दे देंगे, एक को ग्रीन, एक को रेड, एक को ब्लू, तो कौन सा चलेगा। तो अगर इनलाइन में अगर ग्रीन लिखा हुआ है तो वही अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल। इंटरनल के पास फायदा क्या है, एक कोड डुप्लीकेसी से बचाता है। जो कोड आप उसमें बार बार स्टाइल एट्रीब्यूट में लिख रहे हो वहां पे जाके आप लिख लो और फिर वहां पे आईडी और क्लास के बेस में आप उसे डिस्टिंग्विश कर लो। ठीक है, आपने वहां पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब आप ये कर दोगे, उसके बाद आपके पास क्या है, अब वहां पे एक और चीज बेनिफिट ये होता है इंटरनल में कि आप वहां पे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, ये भी फायदा हो गया। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां आती है, दिक्कत ये आती है लेट्स से अगर आपको 5 पेज बनाने हैं और पांचों पेज में सेम स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पांचों पेज में स्टाइल एट्रीब्यूट को, टैग को उठाना पड़ेगा और कॉपी पेस्ट मानना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आपके पास क्या है, आपके पास गिने चुने 100-150 लाइन है लेट्स से, फ्यूचर में भाई आपके पास हजारों लाइन भी होंगी, तब दिक्कत आएगा। दूसरी बात यह है, कोड डुप्लीकेसी होगा। मैंने पेज 1 में लिखा, कुछ लिखा, उसमें हेडर फुटर सेम ही होता जाता है वेबसाइट का, तो मैंने पेज 1 में लिखा वही कोड मुझे पेज 2 में लिखना पड़ेगा, कोड डुप्लीकेसी होता चला जाएगा। इसी को रिजॉल्व करता है एक्सटर्नल सीएसएस। आप एक काम करो, किसी और फाइल में .css फाइल नाम बनाओ एक्सटेंशन नाम से, वहां पे वो कोड लिख दो और बस एक लाइन लिखो इसको और अप्लाई कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप HTML का कोड देखोगे तो वहां पे आपको HTML का कोड ही दिखेगा। कल को अगर आपको CSS में कुछ चेंज करना है तो जाओ CSS की फाइल में जाओ, वहां चेंज करो, एंटायर जितने भी उससे लिंक्ड पेजेस होंगे वो सब में चेंज आएगा। करोगे एक जगह काम, होगा सब जगह, आउटपुट आपको सब जगह मिलेगा, करोगे एक जगह। अगर आप इंटरनल लिख रहे हो तो आपको हर पेज में अलग अलग जाके उसे चेंज करना पड़ेगा, वो आपका ड्रॉबैक हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल की सेम प्रायोरिटी होती है, बस उसमें एक पॉइंट होता है कि कोड कहां पे लिख रहे हो। अभी यहां पे देखेंगे, मैं दोनों को ओपन कर लेता हूं, इसकी इस एक्सटर्नल में लिख देता हूं रेड, और यहां पे देखोगे एक्सटर्नल में रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। ठीक है, कारण क्या है इसको समझते हैं। जब कभी भी आप कोड लिखते हो और जब वो HTML आपका जो भी फाइल होगा HTML फाइल, वो जाके आपका ब्राउजर में ओपन होता है, तो वो क्या करता है, रीड करता है लाइन बाय लाइन। किसी ने अगर इंटरप्रेटर कंपाइलर के बारे में पढ़ा होगा, तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, थ्रू आउट पूरा स्कैन कर लेता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन चेक करता है। तो यहाँ पे आपका वेब ब्राउजर क्या करेगा, सबसे पहले डॉक टाइप चेक करेगा, फिर HTML चेक करेगा, फिर हेड चेक करेगा, फिर मेटा चेक करेगा, मेटा दूसरा चेक कर रहा है, फिर टाइटल, लिंक, उसके बाद स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन चेक हो रहा है।
अगर मैं इसे स्पेक करूंगा तो पहले आपके पास क्या दिख रहा होगा और अब क्या दिख रहा है वो देखना। पहले यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस लोड हुआ, जो नीचे की तरफ आता है वो पहले लोड हो चुका होता है, जो टॉप पे दिखेगा वो अप्लाइड होता है, ये अप्लाइड है। तो इसमें क्या है, ये टॉप पे आ रहा है क्योंकि ये सबसे नीचे लिखा हुआ है इसलिए। तो पहले स्टाइल डॉट सीएसएस में गया, उसने बोला पैराग्राफ कलर रेड हो गया, ठीक है। अब भाई जब ये दोबारा ऊपर आए, जब उसके बाद नीचे आया होगा तो उसने देखा होगा पैराग्राफ को इसने ओवरराइड कर रखा है कलर ग्रीन के साथ, इसे कहता है ओवरराइडिंग, ठीक है। और आपने यहां पे किया तो ये अप्लाई होगी। लेट्स से मैं क्या करता हूं, इसको कट करता हूं और इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं, अब रेड आ गया। अब इसको देखोगे तो पहले चला आपका वही वाला कोड जो अभी ऊपर चल रहा था, और फिर उसके बाद आपका ये वाला कोड। तो इंटरनल और एक्सटर्नल की सेम प्रायोरिटी होती है, बस डिपेंड करता है कि किसको ऊपर लिख रहे हो किसको नीचे लिख रहे हो। और तीसरी बात एक चीज बता रहा हूं, हमेशा अप्लाई करना, हमेशा एक्सटर्नल फाइल को ऊपर लिखना और इंटरनल जो भी सीएसएस लिख रहे हो उसको एक्सटर्नल के नीचे लिखना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फाइल को आपको ओवरराइट करना पड़े। तो ओवरराइट तभी कर पाओगे जब पहले वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर चलता रहेगा। तो ये है इसका हाउ टू यूज सीएसएस। इसमें आपके पास रिलेटिव जो है, अब जब भी काम हम करते हैं क्या होता है कि जब आप कोई वेब पेज को ओपन करते हो तो उसके जितने भी एसेट्स फाइल्स होते हैं, एसेट्स में आपका एचटीएमएल हो सकता है, सीएसएस फाइल्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, उससे रिलेटेड अगर कोई एपीआई हिट हो रहा है, डेटा गेट कर रहे हैं तो वो हो सकता है। उसके बाद आपका जीएस फाइल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत वैरायटी ऑफ चीजें लोड होती हैं आपके ब्राउजर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई वेबसाइट खोलूं, लेट्स से मैं stripe.com ही खोल लेता हूं, ये बहुत दिनों से खुला रहता है तो इसीलिए इसको इंस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाके देखना, मैंने पहले ही बताया नेटवर्क टैब बहुत इंपॉर्टेंट टैब है आपके पास। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो फिर फिलहाल के लिए छोड़ देना डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। कल को कहीं अगर लेट्स से एपीआई से रिलेटेड कोई डेटा गेट कर रहे हो किसी दूसरी यूआरएल से और आपको चेक करना है कि डेटा वहां से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप नेटवर्क टैब में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे रिलोड करता हूँ तो जितने भी सीएसएस फाइल होंगे ना सारे लोड होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सारे फाइल जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे फाइल लोड हुए हैं, तभी आपको ये दिख रहा है ऊपर का। तो कहने का मतलब ये कहलाते हैं एसेट्स फाइल। इससे फायदा क्या है कि आपको ये भी दिख जाता है कि यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है पर्टिकुलर फाइल को लोड होने में। इससे आपकी जो कोड कोड होता है, मतलब आपका वेबसाइट है, वो कितना टाइम लेगा टोटल वो भी बताता है, ठीक है। तो ये आपके पास है मेनली नेटवर्क टैब। ऐसे अगर आप इस पे जाओगे, इसको आप नेटवर्क टैब को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको भी दिखेगा हाउ टू यूज css.html जो मैंने बनाया था, और नीचे style.css बनाया। अगर मैं यहाँ पे इस रिलेटिव को हटा दूं लेट्स से, तो क्या होगा, ये लोड होना बंद हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट जो नीचे ग्रीन आ रहा है वही चल रहा होगा, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप स्टाइल स्टाइल शीट का लिंक दो, ठीक है, तो उसमें रिलेटिव स्टाइल शीट लिखा होना चाहिए, नहीं तो ट्रैक नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये आपके पास था टॉपिक। तो ये जो कोई डाउट है कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना है तो इसको लिखना है तो एक इसको लिख लो और एक इसको लिख लो, इसको ऊपर लिख लो इंटरनल, इसको लिख लो एक्सटर्नल, और ये लिख लो इनलाइन। इन तीन को लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, इन तीन को लिख लो। स्टाइल स्टाइल अगर एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो तो वो आपका इनलाइन होगा। इंटरनल में आपके पास स्टाइल टैग यूज करते हो और एक्सटर्नल में आप लिंक यूज करते हो। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
हेलो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन आया, एक सेकंड रुकना। भाई देखो, जो भी है स्वीटी, देखो क्या है, जो कोड हम लिखते हैं यहाँ पर, इसी को हम लिखते हैं एक्सटर्नल फाइल में। इससे क्या फायदा है कि आपका कोड जो होगा ना, वो एक तो सेग्रीगेटेड रहेगा, अलग अलग रहेगा, और इससे जो भी आप यहाँ पे जो भी टैग अप्लाई करोगे, जो भी टैग के अंदर सीएसएस अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली इस पूरे फाइल में अफेक्ट करेगा ही करेगा। और कैसे करेगा, तो मैंने यहाँ पे पी टैग लिख के दिखा रखा है। कल को आप कुछ भी यूज करते हो तो उसको वहां पे ये लिख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? और जब हम एक पूरा बनाएंगे ना वेबसाइट, लैंडिंग पेज बना के देखेंगे, नॉर्मल सा यूआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम बना के देखेंगे तो उसमें बता दूंगा कहाँ पे क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो तब तुम्हें पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? और कोई और डाउट है तो पूछ लो। डायरेक्टली डाउन तो अपनी मतलब डाउन नीचे से ऊपर, मतलब नीचे वाले को सबसे ज्यादा इंटरनल में, इंटरनल एक्सटर्नल चलता है, और इनलाइन में फर्क नहीं पड़ता। इनलाइन मतलब अगर जिसमें आपने इनलाइन तो टॉप पे रहता है, उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल जो नीचे लिखोगे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। हाँ या तो हाँ, हाँ या ना तो बोल लो, अगर समझ में आ गया हो तो मैसेज छोड़ देते हो बस। तो सबने लिख लिया? लिख लिया ना? चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं सीएसएस। पहले कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेक्नोलॉजी आप यूज करो तो। मैं पहले ही बता रहा हूं, कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कमेंट इंपॉर्टेंट है तो है। इसका यूज आप किसी भी लैंग्वेज में आप काम करोगे, कमेंट है तो यूज तो करना पड़ेगा आपको। अभी नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा। फायदा क्या है कमेंट्स का? कमेंट्स क्यों यूज करते हैं, पहले इसको थोड़ा एनालॉजी ले लेते हैं। लेट्स से आप कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, आपने रन टाइम पे उसके बारे में तो पता चल गया कि हाँ भाई इसका कोड मैं क्यों लिख रहा हूँ, बट जब आप एक दो महीने बाद दोबारा उस कोड को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने इस टाइम पे ये उस टाइम पे किया क्यों लिखा था इस कोड को। तो कमेंट से फायदा ये है कि आप इजीली उस चीज को मैप कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई मैं ये कोड जो लिख रहा हूं, ये मैं इस चीज के लिए कोड लिख रहा हूं। ठीक है, तो उससे ये कि अगर आप 2 महीने बाद, 1 साल बाद उस कोड को देखोगे तो उस कोड से जस्टिफाई हो जाएगा, हाँ ये कोड मैं इस ब्लॉक के लिए लिख रहा हूं। उसी के लिए हम करते हैं कमेंट का यूज। एचटीएमएल में बता चुका हूं कैसे कमेंट को लिखते हैं। अब सीएसएस को देखते हैं। ठीक है, कमेंट कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे वेब पेज के अंदर, पहली बता। ठीक है ना?
तो CSS में कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम यहां पे लिखते हैं कुछ ऐसा। ये जो आपके पास सिंटैक्स मिल रहा है ये कमेंटिंग के लिए होता है इन CSS। इसके थ्रू हम मल्टी लाइन और सिंगल लाइन दोनों कर सकते हैं। अगर आप एक ही रो के अंदर कुछ भी कमेंट लिख रहे हो तो ये सिंगल लाइन है, लेकिन आप अगर मल्टीपल रोज हैं आपके पास और उसको कमेंट कर रहे हो और इसको आप कमेंट कर रहे हो तो ये आपका मल्टी मल्टी लाइन। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट, और इसको लिख देता हूं मल्टी लाइन कमेंट। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, बीच में कुछ जबरिस का टॉपिक डाल देना। कमेंट्स को स्टार्ट कैसे करते हैं एंड कैसे करते हैं वो देख लो बस। स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और एंड करेंगे एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, या बैक स्लैश जो भी बोल, फॉरवर्ड स्लैश ही बोल। ठीक है, इसे कर लो और ऑनलाइन स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर पहले इसे लिख लो फटाफट से, 1 मिनट का टाइम का भी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सबने लिख लिया? यस ना नो तो बोल लो भाई चैट में। चलो अब आया दौड़ा चलो।